लिखना है। इसमें है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थीं। तो सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा नहीं थी, ये किसी और पत्रिका के संपादक थी। सरस्वती पत्रिका के संपादक याद रख लीजिएगा, श्याम सुंदर दास। क्या नाम आप देखिएगा, श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका की संपादक थी। और हम लोग इसको और आगे भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और आप लोग कापी कलम लेके बैठिए, और जो भी मैं अलग से मैं राइटर के बारे में बता रहा हूँ, उनकी कृतियाँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? तो आप ये जान लीजिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन कौन है? ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिया था। और इन्होंने ही नींद का निर्माण फिर और बसेरे से दूर रचनाओं का अध्ययन किया था, लिखा था। याद रखिएगा, पिछली बार के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि बसेरे से दूर किसकी रचना है, तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो याद रखिएगा, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। चलिए अब आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है? नहीं, रामविलास शर्मा कवि के रूप में नहीं प्रसिद्ध है। रामविलास शर्मा जो एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। मैला आंचल कहानी विद्या की रचना है? नहीं, मैला आंचल जो है कि एक उपन्यास की रचना है, उपन्यास विद्या, कहानी विद्या नहीं है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? तो रस मीमांसा जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और चलिए इसके साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसे मान लीजिए कि भी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग जिक्र कर लें, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत से अच्छे जो है कि रचनाएं को लिखा है। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गंगा लहरी, कविता कलाप, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गंगा लहरी, कविता कलाप को लिखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। रांगे राघव। देखिए एग्जाम में क्या होता है, आप लोग घर पे तैयारी करते हैं तो बस आप लोग एक ऑप्शन, जैसे हमारे रस मीमांसा किसकी रचना है, आपने याद कर लिया रामचंद्र शुक्ल, और बाकी तीन को छोड़ दिए। हमको बाकी तीनों को हमको नहीं छोड़ना है। बाकी तीनों जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं, बाकी तीनों जो क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, केदारनाथ सिंह, हमको इनके बारे में भी हमको पढ़ना है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के सबसे इम्पोर्टेंट जो रचना है वो है गंगा लहरी, कविता कलाप और रांगे राघव। रांगे राघव का आपका बहुत अच्छा उन्होंने भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि मेरी भव बाधा हरो, पक्षी और आकाश, बंदूक और बीन। याद रखिएगा, पक्षी और आकाश, बंदूक और बीन, मेरी भव बाधा हरो, ये रांगे राघव की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जो है कि भारतीय इतिहास के बहुत अच्छे कवि रहे हैं। इन्होंने लिखा है जमीन पक रही है। याद रखिएगा, जमीन पक रही है किसकी रचना है? तो ये रचना है केदारनाथ सिंह की। यहाँ से देखो, ये भी इन्हीं की रचना है। और साथ में बाघ आदि, याद रखिएगा, बाघ नामक रचना किसकी है? तो रांगे राघव की है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक चरण लेख का उल्लेख कीजिए। याद रखिएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसी एक रचना का लेखक का नाम बताइए। ठीक है ना, तो फिर हमको वही काम करना है। अथाह सागर ये किसकी
रचना है हमको ये बताना है। देखिए नाम तो हमको चारों को बताना है, लेकिन जो है कि इसमें सिर्फ एक पूछा, लेकिन हम चारों का नाम बताएंगे, ठीक ना। तो अथाह सागर, अब हम लोग देखेंगे अथाह सागर जो कि ये किसकी रचना है। अथाह सागर जो है कि जयप्रकाश भारती की रचना है। या देखिएगा, अथाह सागर जयप्रकाश भारती। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो है कि विष्णु प्रभाकर की रचना, सबसे इम्पोर्टेंट, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है। और इसके बाद का आपका क्वेश्चन है कि मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं ये किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय। याद रखिएगा, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, जब मैं क्लास 10th में था तब ये क्वेश्चन पूछा था। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। याद रखिएगा, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। आप मोहन लिख सकते हैं, मुंह से आप समझिएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश ये किसकी ने क्या लिखा था, लहरों के राजहंस को लिखा था। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना है। किसकी रचना है, राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना है। और महादेवी वर्मा, और कह रहा है कि महादेवी वर्मा ने भी, देखिए अब बाकी जो 3 राइटर हैं यहाँ पे, बाकी जो 3 राइटर के रूप में है यहाँ पे, राम वृक्ष बैनीपुरी, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद। तो हम क्यों ना इनके बारे में भी हम लोग कुछ जान दें, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जो है कि क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि अब हम, मेरा लग रहा है कि संस्कृत में से अब ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई भी एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो आपके विद्या में कम से कम 20 से 25-30 श्लोक दिए, आप कोई भी श्लोक याद कर लीजिएगा। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। मैं भी जब क्लास 10th में था तो मैं याद किया था। आप अगर श्लोक न याद हो तो आप गीता में से भी कोई एक दो श्लोक जो है कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अब आने वाला है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसमें, करूण रस, हास्य रस का अस्थाई भाव और परिभाषा दीजिए। याद रखिएगा, करूण रस, हास्य रस का अस्थाई भाव और परिभाषा हमको लिखना, ठीक है। तो करूण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, आपको पता होगा। करूण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। और इसका परिभाषा आप जान लीजिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके अचानक हृदय में एक दुख का भाव उत्पन्न होता है तो उसे करूण रस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रामायण में मिलता है। जब सीता जी को दुष्ट रावण हरण करके लेके चला गया था, तो उनको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए जब हनुमान जी जा रहे थे तो हर किसी से पूछते हुए जा रहे थे। उसी में का एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, आप इसमें लिख भी सकते हैं इसका उदाहरण के तौर पे। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, देखी तुमने सीता मृग नैनी। यानी कि वो हनुमान जी हर रास्ते में पड़ने वाले खग, पक्षियों से, मृग, हिरणों से पूछते हैं कि क्या तुमने हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा है, किसी ने उसको ले जाते हुए देखा है। इस तरीके के जो कि संवाद जो कि हनुमान जी रामायण में हर किसी से करते हुए जाते हैं, उनको ढूंढते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि उपमा या रूपक अलंकार का आप क्या दीजिए, परिभाषा देते हुए उदाहरण भी बताइए, ठीक है। तो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ये 2 अलंकार हर बार आपसे पूछते हैं और आप इसको लिखना होता है। ये विद्या में बहुत सारे भरमार दिए हैं, इसके बारे में आप इसे लिख सकते हैं। देखिएगा, और एक और चीज़ इसमें मैं बताना मैं भूल गया, हास्य रस। हास्य रस के बारे में मैं आपको बता दूं, हास्य रस भी बार बार पूछता है। हास्य रस का अस्थाई भाव जो है कि रति होता है, जब किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देख करके हृदय में खुशी का भाव उत्पन्न होता है और जो है कि हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे हम जो है कि हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव
रति होता है। इसका भी बहुत सारे उदाहरण जो कि विद्या में आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये दो छह एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। हास्य रस में हास्य रस का उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में, भुजनी भुजंगा हंसे हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये एक आप उदाहरण लिख सकते हैं। एक और आप जो कि नहीं आने पे एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं, वो इस प्रकार है कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, छोड़ दो बच्चों को होने दो हुड़दंगा। तो चलिए अब अगला स्लाइड हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बार हम लोग रूपक उपमा अलंकार का एक बार परिभाषा हम लोग देख लेते तो सही होता। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार का परिभाषा। उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार ऐसे होते हैं, ऐसा अलंकार जिसमें दो वस्तुओं के बीच जो है कि समान गुणधर्मों के आधार पर तुलना किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके उदाहरण विद्या में दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग सोरठा। सोरठा के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग देख ले। सोरठा छंद क्या होता है? तो सोरठा जो है एक मात्रिक छंद होता है। याद रखिएगा, सोरठा एक मात्रिक छंद होता है और इसमें जो है सोरठा एक मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में जो कि 13 मात्राएं होती हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, और इसी के की तरह एक और होता है हमारा रोला छंद। क्या होता है? रोला छंद। आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में रोला छंद। तो ये रोला क्या होता है, आप इसको समझिएगा। रोला छंद में क्या होता है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। यह सब मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में जो है कि 24-24 मात्राएं होती हैं। पहले चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, चारों चरण में जो है कि 14-14 मात्राएं होती हैं। आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि
हाँ दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। यानी कि आपको उपसर्ग बनाना है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं आप समझ लीजिएगा। उपसर्ग जो है कि ऐसे वाक्य होते हैं जिनके शुरू में कोई शब्द जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है। याद रखिएगा, ऐसे उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जिनके शुरू में कुछ जोड़ करके जो है कि एक नया शब्द बनाया जाता है। शुरुआत जिससे करती है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि सु, ठीक है, सु से हमको जो है कि शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो सु से क्या बनेगा, तो सु से आपका बन सकता है सु से आपका बन सकता है सुस्मिता बन सकता है, शुभ बन सकता है, शुभ लाभ बन सकता है, शुभम बन सकता है, शुभ अवसर बन सकता है। इतने सारे शब्द आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्र से कितने शब्द बनेंगे, तो बहुत ही आसान है। प्र से आपका प्रश्न बन सकता है, प्र से आपका जो है कि प्राप्तांक बन सकता है। प्राप्तांक नहीं बनेगा क्योंकि ये प्र का है। याद रखिए, जब प्र कहेगा तो उसमें प्र से ही बने, प्र पे आठ मात्रा से नहीं बनेगा। तो प्र से आपका प्रश्न बन सकता है, प्रस्तुत बन सकता है, और आपका जो कि प्रयत्न बन सकता है, प्रभाकर बन सकता है, ठीक है, प्रतिदर्श बन सकता है। ये चीज़ बन सकती हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन कह दे रहा है कि प्रति से क्या बनेगा, तो प्रति से मैं बता रहा हूँ, प्रतिदर्श बन सकता है, प्रति उत्तर बन सकता है, प्रत्यक्ष बन सकता है, ये इतने सारे शब्द जो है कि बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रति से क्या बनेगा, तो प्रति से प्रतिदर्श बन सकता है, प्रतिभा बन सकता है, प्रतिभाशाली बन सकता है, प्रतिष्ठित बन सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो है कि बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है उप से क्या बनेगा, तो उपवन बन सकता है, उपज बन सकता है, उपकार बन सकता है, उपनयन बन सकता है, उपवन बन सकता है, उपजल बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है कि बन सकती हैं। याद रखिएगा, उप है तो उप में अगर छोटा ऊ का मात्रा है तो आप छोटे ऊ से ही जो है कि सवाल बनाएंगे। आप उप से आप ऊपर नहीं बना सकते, उप से आप ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर में बड़ा ऊ लगता है, और बड़ा ऊ से जो भी लड़का अगर ऊपर लिख दिया उप से तो ऊपर जो वो लिखेगा तो उसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊ में क्या हो गया, आपका बड़ा ऊ का मात्रा हो गया। और हम मेरे पास जो बनाने के लिए दिया वो कौन सा मात्रा दिया है, छोटा ऊ का मात्रा दे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बच्चे जो है कि जोश में आकर के होश खो देते हैं। आपको बहुत सावधानी से काम लेना है, ठीक है। चलिए अब एक और है इसमें, इसको हम लोग जो है कि देखते हैं। इसमें है आपका जो नीर आता है, ठीक ना, नीर। याद रखिएगा, नीर है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि नीर से क्या बनेगा, ठीक है। तो नीर से आपका बनेगा, नीर से आपका जो है कि निर्भीक बन सकता है। क्या बन सकता है, निर्भीक बन सकता है, निरक्षर बन सकता है, ठीक है, निर्भीक निरक्षर। और आपका बन सकता है निर्भीक। हाँ देखिएगा, इसमें र छोटा आ रहा है, याद रखिएगा। तो बहुत से लोग नीरज कर देते, याद रखिएगा, बहुत से लोग क्या कर देते, नीरज कर देते, नीरज। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नीरज तो ये बन तो रहा है नीरज, लेकिन नौ पे बड़ी का मात्रा आ जा रहा है। याद रखिएगा, नौ में बड़ी का मात्रा आ जा रहा है, इसलिए आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इसको बचने के लिए आप देखिएगा किस छोटी का मात्रा है, तो जो आपको शब्द बनाएगा वो भी छोटी का मात्रा से होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है इसको निर्भीक, नीर है ना, तो आप इसे निर्भीक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, निर्भीक। आप जो है कि निर्भीक लिख सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है निर्भीक में, कि आपका छोटा र एक आधा र भी मिल जा रहा है और छोटी का
मात्रा भी मिल जा रहा है, तो यह आपका सही होगा। बाकी अगर कोई नीरज लिखता है, नीरजा लिखता है, बड़ी के मात्रा वाले शब्द लिखेंगे तो सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान से आप क्वेश्चन कीजिएगा। छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा वाले ही शब्द आप बनाइएगा। और आधा र दिया है तो आप आधे र, निर्भीक में आधा र है तो आप आधा र लिखिए, ठीक है, वरना आपके क्वेश्चन जो है कि गलत हो जाएंगे। इस चीज़ को आप जो है कि ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे हम लोग क्वेश्चन अभी जो अगला क्वेश्चन है वो आपका अभी। अभी में भी देखिएगा अ सही है और भी में छोटी की मात्रा है, ठीक ना। तो अब आप लोग ऐसा शब्द बनाइएगा जो कि भ पे छोटा ई का ही मात्रा है, बड़ा ई का मात्रा न है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अभिशाप, आप लोग क्या लिख सकते हैं, अभिशाप, अभिशाप, आप अभिशाप लिख सकते हैं। और आप लोग लिख सकते हैं कि अभिनव, अभिनव आप लिख सकते हैं। और इसके साथ से आप जो है कि अभिष्ट भी लिख सकते हैं, अभिष्ट, आप अभिष्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन दो प्रत्ययों का शब्द बनाइए, ठीक ना, यानी कि प्रत्यय बनाना है। तो प्रत्यय जान लीजिए, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जिसके अंत में शब्द जोड़ करके बनाया जाता है, लास्ट जिसका अंतिम जिससे होता है उसी को। इसमें भी आपको ध्यान रखना, अगर ना से अर्थ है तो आ ही आना चाहिए, नौ पे आ का मतलब आना चाहिए, ना कि नौ पे खत्म तो वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ना है, क्या है, ना, ठीक है। तो मेरा ना से शुरू हो रहा है, तो इसमें जो है हमको ना वाले शब्द को हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ना है ना, तो ना से क्या बनेगा, तो ना से आपका बनेगा पढ़ना, क्या बन सकता है, पढ़ना बन सकता है आपका, ठीक है। और लिखना बन सकता है, लिखना बन सकता है। हटना बन सकता है, क्या बन सकता है, हटना बन सकता है, ठीक है। हटना बन सकता है, लड़ना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें जो है कि बन सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पन, क्या है, पन। तो पन से क्या बनेगा, तो लड़कपन, क्या बन जाएगा आपका, लड़कपन, लड़कपन। एक और बन जाएगा आपका बचपन, और न, बचपन आपका जो है कि बन जाएगा। यहाँ पे एक हल्का सा हमसे मिस्टेक हो गया है, ये जो है कि ये बचपन, ठीक है, ये जो है बचपन जो है रहेगा। यहाँ पे आपका लड़कपन, बचपन, लास्ट में पन आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इक, लास्ट में क्या है, इक है। या देखिए छोटी ई का मात्रा है, छोटी ई का मात्रा है तो हम छोटी ई का मात्रा पे ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। बड़ी की मात्रा पे हम नहीं ख़त्म करेंगे। छोटा ई और क है तो छोटी की मात्रा से ये ख़त्म होगा, जैसे कि इक है। तो हम सटीक नहीं लिख सकते, हम सटीक नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे इसी को लिख के आ जाते हैं, सटीक नहीं होगा, क्योंकि सटीक में बड़ा ई का मात्रा आ जा रहा है, ठीक है। हमको बड़ा ई का मात्रा नहीं चाहिए, हमको चाहिए छोटा ई का मात्रा, ठीक है, ये मात्रा हमको चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे शब्द ढूंढने पड़ेंगे जिसमें छोटा ई का मात्रा आए, ठीक है। जैसे पथिक, हम क्या लेंगे, पथिक, पथिक में क्या है, मेरा छोटा ई का मात्रा भी आ गया और ई भी आ गया और क भी, पथिक हो गया, ठीक है। पथिक सही है। ऐसे भी आप लोग जो है कि बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। चलिए अब ई, अगला क्वेश्चन है आपका ई, ठीक ना, ई है। तो ई के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ई है तो
ई है। ई में याद रखिएगा, ई में बड़ी का मात्रा लगेगा। क्या लगेगा? बड़ी का मात्रा। ठीक है, ई में बड़ी का मात्रा लगेगा, यानी कि हमको इधर से कोई मात्रा हमको लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई भी लड़का छोटा ई का मात्रा वाला लगा देता है तो उसका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। आपको लगता है कि एक एक नंबर सवाल बहुत आसान होते हैं, आसान तो होते हैं, लेकिन आपकी एक गलती जो है कि सारा नंबर आपका जो है कि खत्म करा देगी। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूं। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है, अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और एक बार लाइक बटन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस बार मैं आप लोगों का सारा पेपर, मैथ, इंग्लिश, साइंस और सामाजिक विज्ञान, ये सब पेपर का मैं मॉडल पेपर में आप लोग को मैं तैयार कराऊंगा। और एग्ज़ाम से पहले हर विषय का आपके पास कम से कम एक एक मॉडल पेपर आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका नंबर कन्फर्म में जो है कि बहुत अच्छे आएंगे और कोई लड़का फेल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। देखिएगा, समास विग्रह करना, समास का नाम लिखना, ठीक ना। तो राधा कृष्ण, ठीक ना, सबसे पहला इसमें नाम आता है राधा कृष्ण। ठीक है, तो राधा कृष्ण में ये कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण में आपका जो है कि देखिए, राधा, हाँ चलिए, ये कह रहा है कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है? बाबू आप बताइए, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण में जो है कि आपका द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। और आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा जो है कि इसका विग्रह भी करना है। ठीक है, तो विग्रह बहुत आसान होता। चलिए, राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण तो इसमें दो नाम होते हैं ना, तो इसमें क्या है? एक राधा है और एक क्या है? और कृष्ण है, राधा कृष्ण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे तो सप्तधान्य, सप्त मतलब होता है सात, और धान्य मतलब होता है धान फसल। सात फसलों का समूह जिसे क्या कहते हैं? सप्तधान्य। तो याद है आप लोगों को, जिसमें जो है कि सात हो, जिसमें संख्या बताता है, वो कौन सा समास होता है? वो आपका जो है कि द्विगु समास होता है। ठीक है, सप्तधान्य आपका यह कौन सा समास है आपका? तो ये आपका द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास, याद रखिएगा, ये आपका द्विगु समास है। और इसमें इसका विग्रह क्या होगा? सात धानों का मूल्य, और इसका समास होगा सात फसलों का समूह। सब होता है सात फसलों का समूह, सात फसलों का समूह, ठीक ना। ये क्या होता है? आपका द्विगु समास होता है। याद रखिएगा, जहाँ पर भी जो पहला वर्ड हो आपका संख्यावाचक हो, जो संख्या को बताता है, वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है चौराहा। क्या देख रहे हैं आप लोग? चौराहा। तो चौराहा पे आप लोग देख रहे हैं, तो चौराहे में आप चौ मतलब होता है चार, राह मतलब होता है जगह, रास्ता। तो ऐसा स्थान जहाँ पे चार रास्ते हो, ऐसा जगह जहाँ से जाने के चार रास्ते हो, जहाँ से चार रास्ते निकलते हो, जहाँ से चार रास्ते निकलते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा, चौराहा। तो और ये कौन सा समास है? तो पहला में चार, आपका चार ये सड़क निकल गई, तो ये नंबर को बता रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। कौन समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, यहाँ पे द्विगु समास होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, उत्थान पतन, उत्थान पतन, ठीक ना, याद रखिएगा।
अगला मेरा क्वेश्चन बन रहा है उत्थान पतन। तो उत्थान पतन में क्या है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। उत्थान पतन, उत्थान पतन, इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना, इसमें दोनों पद प्रधान है, उत्थान और पतन। तो ये आपका जो है कि द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व समास एक्चुअली ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक उत्थान हो रहा है तो एक पतन हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका द्वंद्व समास है, इन दोनों में विरोधाभास होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका द्वंद्व समास, याद रखिएगा, यह आपका द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किसी दो को तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब समझते हैं क्या होता है? तत्सम मतलब होता है संस्कृत, यानी कि तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में भी उसी नाम से चलते हैं और हिंदी में भी उसी नाम से चलते हैं, और तद्भव शब्द होते हैं जो हिंदी में उसी नाम से चलते हैं और संस्कृत में उसी नाम से चलते हैं। तो याद रखिएगा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। सम, तत्सम शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत में उसको कैसे लिखते हैं वो चीज़ हमको लिखना है, ठीक ना। घर, घर को जैसे गृह, घर का क्या होता है आपका, घर का होगा गृह, क्या होता है गृह। तो गृह का फायदा देखिएगा, ये गृह हम लोग अपने हिंदी में लिखते हैं तो ही बोलते हैं, संस्कृत में लिखते हैं तो ही बोलते हैं। तो गृह क्या हो जाएगा आपका, जो कि उसका जो है हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानुष, है ना, मानुष। मानुष जो है कि मानुष का तत्सम शब्द क्या होगा, तो मानुष का तत्सम शब्द जो है कि मनुष्य होगा। क्या होगा, मनुष्य, मनुष्य जो है मानुष का तत्सम शब्द होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है आपका गांव। क्या है आपका, गांव। चलिए तो गांव में कौन सा आपका इसका तत्सम क्या होगा, ठीक ना। तो गांव का तत्सम हो जाएगा ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम। और चांद का क्या हो जाएगा, चांद का हो जाएगा चंद्र। चांद का क्या हो जाएगा, चंद्र। चांद का चंद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाले स्लाइड में हम देखते हैं कि इस निम्नलिखित में से किन दो शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक ना। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, गिफ्ट होते हैं, बच्चों को आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। और बहुत हल्के एग्जाम कुछ ज़्यादा भारी नहीं पूछता है, तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है। तो इस ईश्वर का पर्यायवाची शब्द जो है कि हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है, सबसे पहले तो हरि हो जाएगा, हरि हो जाएगा, और आपका हो जाएगा भगवान हो जाएगा, ठीक है। एक और अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन है कमल। कमल का क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा कंवल। एक होता है कंवल, कंवल, कंवल हो जाएगा। नीरज हो जाएगा, नीरज। ठीक है, ये हो गया नीरज। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फूल। फूल का बार बार पूछता है एग्जाम में, इसे आपको याद रखिए, फूल का बार बार पूछता है। तो फूल का आपका पर्यायवाची हो जाएगा आपका पुष्प, पुष्प। एक और होता है आपका सुमन, पुष्प और सुमन, ये इसके जो है पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जंगल, ठीक ना, जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, तो जंगल का पर्यायवाची होगा आपका वन। क्या होता है, वन। अरण्य, अरण्य, अरण्य होता है। और जंगल, वन, ये दो ही काफ़ी है, दो लिख रहा है, दो तो सही है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखना है। ठीक है, इसमें हमको संधि विच्छेद करना है और संधि का हमको नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि प्रतियुत्तरम, प्रतियुत्तरम का संधि विच्छेद कीजिए। तो जब जिसमें आधा तो आता है, जो भी चीज़ पहला पूरा हो दूसरा आधा हो तो वो आपका यड़ संधि होता है। याद रखिए वो आपका यड़ संधि होता है ज़्यादातर, और उसमें ई और ऊ का मात्रा जो है कि बनता है, जैसे प्रति उत्तरम, ठीक ना। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको हम बनाएंगे प्रति, क्या बनाएंगे, प्रति प्लस उत्तरम, ऊ आधा त और फिर पूरा त और रम। तो ये क्या हो जाएगा, प्रति उत्तरम। ये आधा तो जो तो पर ई की मात्रा ये क्या हो जाएगा, आधा तो बन जाएगा और उत्तरम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्वागत, स्वागत का क्या हो जाएगा, स्वागत आधा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला और ये पूछ रहा है कि यह कौन सा संधि है। ठीक ना, ये पूछ रहा है कि यह कौन सा संधि है। तो यह आपका याद रख लीजिएगा, ये आपका यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि है, यह आपका यड़ संधि है। स्वागत भी आपका यड़ संधि है, स्वागत भी क्या है आपका यड़ संधि है। पर यड़ स्वर संधि है, क्या है ये, यड़ स्वर संधि है, ये यड़ स्वर संधि है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है आपका इत्यादि। इत्यादि में क्या कैसे होगा इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो इत्यादि का आपका होगा इति, छोटे की मात्रा इति प्लस आदि, क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका कौन से संधि हो जाएगा, तो ये भी आपका यड़ संधि है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से यड़ संधि से ही उठाया है, और आपके एग्जाम में भी यड़ संधि से ही क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, लाकृति, लाकृति, देखिएगा लाकृति। ठीक है, लाकृति, तो लाकृति को अगर हम लोग करना चाहें तो लाकृति को हम लोग करेंगे। देखिए ला धन कृति, जब आगे वाले अक्षर में जो है कि ऋषि र आता है तो पीछे वाले में जो है कि हम वो चीज़ लगा देते हैं, लिरी प्लस आ कृति, लाकृति, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित शब्दों को चतुर्थ विभक्ति, निम्नलिखित प्रश्नों के चतुर्थ विभक्ति का रूप लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको विद्या में राजीव में मिल जाएंगे, फल मति, ये बहुत सारे क्वेश्चन, और ये इसी के साथ साथ अन्य भी सारे क्वेश्चन आप जो है कि तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष अथवा ये वचन लिखिए। ये देखिए मैं बता सकता हूँ, आप इसे जो है कि विद्या बहुत सारा आप इसको याद कर लीजिएगा, असम का, पठाव का और हशिष्ट का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, VIQ होते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखिए तो इन दो संस्कृत में अनुवाद लिखिए, संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक ना, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तो प्रयाग गंगा तट पर स्थित है तो आप इसका लिख सकते हैं प्रयागे, मैं इसको बता दे रहा हूँ आप लोग को, प्रयागे, प्रयागे
गंगा तटे तटे अस्ति अस्ति प्रयागे गंगा तटे अस्ति। यह आपका क्या हो जाएगा? प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तुम दोनों क्या करते हो? तुम दोनों क्या करते हो? तो इसका हो जाएगा तुम दोनों ना, तो इसका हो जाएगा त्वम त्वम द्वियम द्वियम किम करोति किम करोति किम करोति त्वम द्वयम किम करोति। ये आपका जो है कि तुम दोनों क्या करते हो का हो जाएगा। इसी प्रकार से विनया विनय से बढ़ती है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कि आपको हल कर लेनी है और जो है कि देख लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि लिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक ना, तो ये आपका होता है स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण, वन महोत्सव। हम आपको लिखित दे सकते हैं कि आप इसमें से कुछ को आप तैयार कर लीजिए, 100% लड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा, ये आपको आना ही आना है। वन, पर्यावरण, प्रदूषण, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि सभी लोग जो है कि पर्यावरण को के प्रति जो है कि सचेत रहे और जागरूक हो, इसलिए सरकार भले से नंबर देगी लेकिन आपको इस निबंध जरूर लिखवाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा, वनों का महत्व, साहित्य और समाज को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये प्रथम 3 को आप जो है कि कहीं मत भूलिएगा। आप इसको, ये 3 रत्न है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चीज़ आपके जो सबसे ज़्यादा नंबर का उठता है, ये आपका है 3 नंबर का ये सवाल है। कह रहा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर ठीक ना निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक ना, तो ये क्या होता है कि आप जिस राज्य में हो, मेरठ में हो, आगरा में हो, देवरिया में हो, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, तो हर राज्य में एक अपना जो है कि एक अपना सिलेबस होता है पढ़ने का। ठीक ना, तो ये खंड काव्य जो है कि आप अपना देख लीजिएगा किस खंड काव्य से आपका है, आप उसी का लिखिएगा। याद रखिएगा, आपका जिले में जो पढ़ाया जाता है आप वो लिखिएगा। ये नहीं कि आपके खंड काव्य में आपके जिले में महाराणा प्रताप पढ़ाए जाते हों और आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख दे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और आपको जिस जिले में जो चीज़ पढ़ाया जाता है आप उसी की तैयारी कीजिएगा और उसी को क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इससे देवरिया जिले में है तो देवरिया जिले में जो है कि आपका मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है। ठीक ना, मेवाड़ मुकुट जो है कि देवरिया जिले में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ के जो भी बच्चे होंगे वो लोग मेवाड़ मुकुट के जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो आप लोग तैयार करेंगे और उसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सारे वही जिलावार क्वेश्चन है। आप लोग जो है कि जो भी आप लोग को क्वेश्चन बनते हैं आप उसको लिखिएगा। तो ये रहा हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र। कैसा लगेगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो या फिर आप और किसी सब्जेक्ट का चाहते हैं कि सर सबसे पहले इसका आप जो है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइए, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जरूर सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। तब तक आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। महादेवी वर्मा के बारे में लिखा है
महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाए कि इन्होंने क्या लिखा है। महादेवी वर्मा के बारे में बहुत अच्छा। महादेवी वर्मा, चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने नीरजा, संस्मरण, ये बहुत अच्छी अच्छी जो एक रचनाएं लिखी। याद रखिएगा नीरजा जो है कि बहुत इनकी इम्पोर्टेंट जो है कि रचना कृति है जो कि एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, अगला क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन नहीं है, एक और है कि रामविलास शर्मा। देखिए ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा निराला जी की रचनाएं। देखिए रामविलास शर्मा एक ऐसे कवि हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुत अधिक फेवरेट माने जाते हैं। वो बहुत इनको मानते थे और ये भी उनको बहुत मानते थे। तो ये जो है कि उन्हीं के ऊपर ने एक रचना लिखा था, निराला जी की रचनाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेमचंद। प्रेमचंद नाम काफ़ी है। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे जो कि रचनाओं को लिखा है। गबन, गोदान, ये सारी रचनाएं जो मुंशी प्रेमचंद की है। अब देखिए अंगा जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। त्याग पत्र किस विद्या की रचना है? तो त्याग पत्र जो है कि ऑप्शन में दिया है कि उपन्यास है कि कहानी है कि क्या है। चलिए अब इसको हम, त्याग पत्र क्या है? एक उपन्यास है। इस बात को हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब प्रश्न संख्या जो भी आ रहे हैं वो अब 2-2 नंबर के सवाल आ रहे हैं, ठीक ना। तो इसको तो हमको एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि रीति मुक्त धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। रीति मुक्त धारा के 2 कवियों का हमको नाम बताना है। ठीक है, तो रीति मुक्त धारा के 2 कवियों के नाम बताना है। तो रीति मुक्त धारा के कोई सबसे 2 इम्पोर्टेंट कवि हुए, वो हुए आपके आलम और दूसरे हुए घनानंद। क्या हुए? आलम और घनानंद। इस बात को आपको याद रखिएगा। और बोधा ठाकुर, एक और नाम हुआ बोधा ठाकुर। ये रीति मुक्ति धारा के सबसे इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये 2-3 बार से ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। चलिए इसका हमने गूगल किया इस क्वेश्चन, क्योंकि विद्या में भी ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, ठीक ना। तो इसको मैंने बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चन मैंने लाया है। तो छायावादी युग की 2 मुख्य प्रवृत्तियाँ थी, वो आपकी थी। सबसे पहला था कला और प्रेम। उस काल के जितने भी कवि थे वो कला और प्रेम के ऊपर बहुत अधिक अपनी कविताएं लिखते थे। और दूसरा है आपका राष्ट्र प्रेम। राष्ट्रवाद उस समय सबसे चरम पे था, इसलिए राष्ट्र प्रेम के ऊपर बहुत सारी उस समय कविताएं लिखी जा रही थी। तो याद रखिएगा छायावाद की 2 प्रमुख जो खासियत थी, प्रवृत्तियाँ थी, वो था आपका कला प्रेम और राष्ट्र प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम क्या है? यानी कि उत्तरायण जो है कि कृति के रचनाकार का नाम। तो उत्तरायण कृति की जो रचनाकार है उनका नाम जो है कि निर्मल शुक्ल है। क्या नाम याद रखिएगा? निर्मल शुक्ल। निर्मल शुक्ल जो है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक गद्य दिया है, गद्य को पढ़ने के बाद से इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए गद्य एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पूरे बुक को पढ़ना पड़ेगा, या फिर कम से कम विद्या में आपको पढ़ना पड़ेगा। हर बुक में जितने भी लेसन्स हैं, पाठ है, उस पाठ के लेखक का नाम, उसके भाव को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा जो कि एक
गद्यांश दिया है, आप इसको विद्या में देख सकते हैं और इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसमें से किसी एक का हमको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है और काव्य संदर्भ हमको जो है कि मैनेज करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देखते हैं क्या ये पोयम में है। तो ये पोयम है आपका निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। देखिए मेरा सबसे फेवरेट जो है कि में से एक जो सबसे पहला पोयम है ये है। दूसरा मेरा सबसे फेवरेट पोयम है पुष्प की अभिलाषा। बहुत ही अच्छे से मैं बच्चों को उसे मैं पढ़ाया भी हूँ। और फिर से एक बार ये दूसरा पोयम है जिससे जो मेरा सबसे फेवरेट है उसमें बताने जा रहा है आप लोग को। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण नवीन जनमंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता काया रूपी वस्त्र पहनकर। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है तो सबसे पहले इसके बारे में इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका मैं अर्थ मैं बता देता हूँ तो जो है कि आप इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लिख सकते हैं। संदर्भ लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। संदर्भ आपको यही लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश, याद रखिएगा अगर ये पोयम है तो पद्यांश देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निर्भय स्वागत करो देखिएगा ये जो पोयम है या इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको वैसे ही लिखिएगा। आप लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वदेश प्रेम से लिया गया है, जिसके रचयिता, याद रखिएगा जब आपके कविताएं रहेंगी तो उसका आप रचयिता लिखेंगे, ठीक ना, और गद्यांश है उसको लेखक लिखेंगे, ठीक ना। तो जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब इसका जो है कि प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, तो प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि कवि अपने कविताओं के माध्यम से कहना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, व्यक्ति को अपने काम के प्रति रुचि रखना चाहिए और अपने कर्म के ही हिसाब से व्यक्ति को स्वर्ग नरक मिलता है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ये इसका प्रसंग हो गया। अब व्याख्या में आप जो है कि इसको जितना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं आप उस लिखिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप उसे एक बार देखिएगा। चलिए इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका ये, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। हे देशवासियों, हे भारत के वीरों, हे सूरवीरों, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। बेनिडर होकर के आप मृत्यु का स्वागत कीजिए, क्योंकि अगर आपको इस पृथ्वी पर जन्म मिला है तो मृत्यु भी आपको पाना है। और मृत्यु एक विश्राम स्थल है। आप यहाँ पे दौड़ भाग करते हैं, जिंदगी अस्त व्यस्त है, लेकिन अंत में तो आपको मरना ही पड़ेगा। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण नवजीवन मंडल। क्योंकि आप जब मरेंगे फिर एक नया जीव आपको मिलेगा और फिर एक नया तन को लेकर के फिर इसी ब्रह्मांड में आपको आना है। तो जब इसी ब्रह्मांड में आपको दोबारा आना है तो क्यों डरें हम इस मृत्यु से। इसीलिए कवि ने कहा है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है कि हमारे देश के सूरवीरों सैनिकों के लिए ही ऊपर ये ज़्यादातर आधारित होती हैं। फिर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक ऐसी सरिता है, एक ऐसी नदी है जिसकी धाराएं हमेशा चलती रहती हैं और श्रम से कतर जीव नहाकर। और जितना ज़्यादा हम लोग काम करेंगे, कर्म करेंगे, उतने ज़्यादा हम लोग जो है कि इस जीवन में जो है कि ज़्यादा प्रभावी होंगे। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र पहनकर। कह रहा है कि फिर हम लोग क्या करते हैं, मरने के बाद से फिर हम लोग मरने के बाद से एक नए रूप का, एक नए चीज़ का निर्माण होता है और फिर हमारा इसी जीवन में, इसी ब्रह्मांड में फिर किसी न किसी रूप में एक नया अवतार होता है। इसलिए कवि के माध्यम से इस स्वागत करो हमारा
निर्भय स्वागत करो मृत्यु का के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को मरने से नहीं डरना चाहिए। व्यक्ति मरेगा तो जरूर जो है कि उसका मरने के बाद ही आपको जो है कि एक नया अवतार मिले। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। देखिएगा, जीवन परिचय 3 नंबर सबसे आसान तरीका होता है लेने का। जीवन परिचय याद करने का सबसे सटीक तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 4 चीज़ें उसमें आपको सबसे ज़रूरी होता है जानना। वो आप नहीं लिखेंगे तो आपका कितना भी आप पेज भर देंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक होता है कि जीवन परिचय लिख रहे हैं, उस लेखक का या उस रचनाकार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और कहाँ उनका जन्म स्थान हुआ। ये पहला टॉपिक आपको याद कर लीजिए। दूसरा टॉपिक में आपको ये इसमें लिखना है कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उनकी उपाधि कौन सी मिली, कहाँ वो रहे, कहाँ वो पढ़े। तीसरा पॉइंट पे आता है कि उन्होंने किस किस विद्यालय में कहाँ उन्होंने पढ़ाया। चौथा पॉइंट आता है आपका उनकी रचनाएं। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रचनाओं में परेशान हो जाते हैं कि ये रचना है वो रचना। आप एक बार रचनाएं हेडिंग करके लिख दीजिए और बाकी जितने भी उन्होंने लिखा है सबको एक लाइन से आप लिख दीजिए, आपको नंबर उतना ही मिलेंगे। आप विद्या में राजी में थोड़ा सा फंस जाएंगे क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे क्या हुआ कि निबंध लिख करके वो अलग दे दिया है, पोयम लिख करके अलग दे दिया है, गद्य लिख कर अलग दे दिया है और बच्चे सबको याद करते हैं। आप सब में सबका सार लेकर के इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं और एक में आप लिख दीजिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इनको जो है याद कर लीजिएगा। डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, ये चीज़ें दिया है, आप इनको जरूर जो है कि याद कर लें। इन तीनों में से ये 2 तो हम कंफर्म है आपके इस साल आने वाले हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। वो तो गद्यांश में से हो गया, और पद्यांश में से जो भी कवि हैं उनका जीवन परिचय था तो उनकी किसी एक रचना का। देखिए यहाँ आप बोल दे किसी एक रचना का नाम, एक लिखे या 2 लिखे, आपको नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। तो चलिए इसमें से हम जो है कि शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपको लिखना है, महादेव वर्मा का लिखना है और सूरदास का लिखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है कि विद्या में मिल जाएंगी, आप विद्या से उसको आप लोग देख सकते हैं। ये ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि अब हम मेरा लग रहा है कि संस्कृत में से अब ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई भी एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो आपके विद्या में कम से कम 20 से 25-30 श्लोक दिए, आप कोई भी श्लोक याद कर लीजिएगा। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। मैं भी जब क्लास 10th में था तो मैं याद किया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।